Welcome, and today we will discuss about cyclohexane in 23rd number lecture. Here in cyclohexane we will discuss about stereoisomerism. Stereoisomerism in stereoisomerism, conformational stereoisomerism. So what is conformational stereoisomerism? I have discussed it earlier. So in cyclohexane actually अगर अब मैं देखूँ, आप सबको पता होगा साइक्लोहेक्सेन का कुछ स्ट्रक्चर आप ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वैसे भी, और हम क्या कहते हैं कि एंगल जो है 120 डिग्री है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये प्लेनर आपको दिखता है, ये प्लेनर है, इसके अंदर 120 डिग्री एंगल है। तो अगर इतना एंगल है तो अगर इसका एंगल स्ट्रेन में निकालूँ तो 109.28 डिग्री माइनस 120 और अपॉन 2, कुछ ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एंगल स्ट्रेन ये जो है 109 से तो डेविएट हुआ ना 120 डिग्री, तो डैट मीन्स इसके अंदर एंगल स्ट्रेन तो है। तो एंगल स्ट्रेन जिसके अंदर होता है, आपको पता है जितना भी एंगल स्ट्रेन हो कुछ तो है। तो एंगल स्ट्रेन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रिएक्टिविटी की होता है। तो एंगल स्ट्रेन जितना भी है रिएक्टिव तो होगा। तो अभी तक मैं क्या मतलब, जितना भी हमें नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन है बेसिकली एक तो प्लेनर और 120 डिग्री एंगल, और एंगल स्ट्रेन तो होगा, ठीक है। एंगल स्ट्रेन होगा, उसके कारण ये रिएक्टिव भी बहुत होगा, ठीक है, ये रिएक्टिव भी बहुत होगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जो मैंने क्या किया, एज्यूम किया है, ठीक है, या मैं कहूँ कि प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने ये सोचा। और एक्चुअल में क्या होता है, रियलिटी की अगर मैं बात करूँ, रियलिटी की अगर मैं बात करें तो जो रिएक्टिव है ऊपर, रिएक्टिव तो मतलब लेस स्टेबल है ना, रिएक्टिव का मतलब लेस स्टेबल, लेकिन एक्चुअल में ये क्वाइट स्टेबल होता है। जस्ट लाइक ओपन चेन्स, जैसे कि ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं वैसे ही ये होता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि, दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर, पहले क्या है, क्वाइट स्टेबल है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, ये फ्री है, विच इज़ पॉसिबल only when each carbon is tetrahedral with normal bond angle of 109 डिग्री मिनट्स 28 मिनट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि एंगल स्ट्रेन नहीं है यहाँ पर। क्यों, कैसे है, क्योंकि जितने भी कार्बन लगे हुए हैं, 6 के 6 कार्बन जो वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, और उनका सबका नॉर्मल एंगल है, ठीक है। इस वजह से वहाँ पर एंगल स्ट्रेन नहीं है, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूँ साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन एक्चुअल में क्या है, नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर का मतलब, अगर मैं कॉपी की, अगर ये हमारे पास कॉपी है, ये कॉपी है, तो प्लेनर क्या था, ऐसा बना दिया। लेकिन ये एक प्लेन होता है 2D में होता है, मतलब प्लेनर। लेकिन नॉन प्लेनर की बात है, मतलब 3D में ये जा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये क्या है, एक्चुअली नॉन प्लेनर। दूसरी बात क्या है, ईच कार्बन जो है वो टेट्राहीड्रल है, अभी बताया, ठीक। तीसरी बात क्या है कि हैज़ टू एक्सट्रीम कन्फर्मेशन, जैसे हमने पहले किया था एक्लिप्स जो स्टैगर्ड फॉर्म आई थी ना, तो यहाँ पर भी 2 एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस आती हैं। एक रिजेंबल करती है चेयर की तरह, रिजेंबल विद, ये विद का साइन होता है सी के ऊपर लाइन, और एक रिजेंबल विद बोट। तो एक चेयर की तरह दिखेगी आपको और एक बोट की तरह दिखेगी। और चेयर फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है बोट से। जैसे आपने वहाँ क्या किया था, स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल की थी ना,
एक्लिप्स्ड से। तो यहाँ पर क्या है, चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है बोर्ड से। तो दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, 44 किलो जूल पर मोल का। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या है कि ये स्टेबल क्यों है, मतलब चेयर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है बोर्ड फॉर्म से, वो भी हम बताएंगे। पहले स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखियो, चेयर फॉर्म कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, अगर मैं इधर बात करूं, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये यहाँ और यहाँ पर कार्बन है। और अगर हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसे, एक आपने पहले आप सीधी सीधी वाले मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल, आपने सीधे वाले पहले बताइए। ठीक है, जितने भी सीधे वाले होते हैं आप उनको HA लिख दो, मतलब हाइड्रोजन इन एक्सियल हाइड्रोजन, एक्सियल पोजीशन है उनकी। ठीक है, एक एक्सियल लगता है और दूसरा इक्वेटोरियल। तो एक आपने ए सीधा लगाया, ये HE इक्वेटोरियल, HE इक्वेटोरियल, HE इक्वेटोरियल, HE इक्वेटोरियल, HE इक्वेटोरियल एंड HE इक्वेटोरियल। ये सारे आगे स्ट्रक्चर। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं बोट फॉर्म की तो कुछ ऐसे, ये हमारे पास बोट बन गई। अगर बोट की बात की जाए, यहाँ पर भी आप सीधा, यहाँ पर क्या है बेसिकली डिफरेंट नहीं है, आप सिंपल यही आते हैं। ठीक है, ये सीधा वाला एक आ गया। ठीक है, सीधे सीधे वाले मैं आपको ये स्ट्रेट वाले बता रही हूँ, और ये जो टर्न्ड हैं बेसिकली वो हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, ये यहाँ पर बना दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर ब्लू से भी बता देती हूँ, ये हमारे पास ये टर्न्ड, ये मैंने बना दिए। ठीक है, ये इक्वेटोरियल थे। बट आप ये देखोगे कि ऊपर वाले, अगर मैं यहाँ पर आपको किसी और कलर से, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ब्राउन से अगर मैं शो कर दूँ, ये हाइड्रोजन, आप ये देखो, ये हाइड्रोजन, मतलब दोनों इक्वेटोरियल तो हो नहीं सकता। तो बेसिकली ये जो है ये एफ है, एफ एफ एफ, ये क्या है बेसिकली, ये जो बोट फॉर्म होती है इसके अंदर ये एडिशनल में, मतलब यहाँ पर ये ए मतलब आपको यहाँ पर एक्सियल भी दिखे, इक्वेटोरियल भी दिखे, प्लस यहाँ पर ये कार्बन 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 ये रहा। ठीक है, अब 4 और फर्स्ट पोजीशन वाला पर जो भी कार्बन है, यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, फ्लैग पोल नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल क्या है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, यहाँ पर कोई भी फ्लैग पोल नहीं है। ठीक है, इसलिए जो बोट फॉर्म होती है, बोट लेस स्टेबल देन चेयर, because in boat there is present additional C1 C4 flagpole eclipsed interactions। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर हैं इन दोनों का आपस में इंट्रैक्शंस होने लग जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्लैग पोल एक्लिप्स्ड इंट्रैक्शंस। सो अगर चेयर और बोट के बीच की अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो मेरे पास क्या था, 44 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस था। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्रॉम सराउंडिंग से। और ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी बेसिकली है क्या, लार्ज इनफ टू रिटेन आइडेंटिटी। जैसे एक्लिप्स्ड में था कि इतनी होती थी कि एक्लिप्स्ड और
स्टैगर्ड अलग से नज़र आती थी, तो चेयर और बॉट भी अलग से नज़र आएगी। बट मैं क्या कहूँ, नॉट इनफ सो एज टू स्टॉप फ्री इंटर कन्वर्जन्स। ठीक है, कि इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि ये रोक सके कि बॉट चेयर में चेंज हो जाए और चेयर बॉट में चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद हमारे बारी आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या है, ये डबल बॉन्ड वाले में दिखता है। अगर सी डबल बॉन्ड सी मैं बात करूँ एल्कीन की, तो यहाँ पर आप देखोगे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक जो है हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड आपको पता है कि वीक बॉन्ड होता है, इसकी जो एनर्जी है 256 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, अब ये 256 जो किलो जूल पर मोल जो है वो इतनी लार्ज है, लार्ज इनफ to prevent free rotation around सी सिंगल बॉन्ड। अब क्या है, 256 एनर्जी इतनी ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ ये डबल बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड के कारण ये जो कार्बन कार्बन है ये रोटेट नहीं हो पाती। रोटेट का मतलब अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता, ठीक है, अगर मैं इस बॉन्ड इसको डार्क कर दूं तो ये रोटेट होने के, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करती तो आप देखते कि ये डार्क वाला इधर आ गया, ये सिंबल आ गया। लेकिन ये डबल बॉन्ड होने की वजह से अगर मैं रोटेट करना चाहूँ तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर एनर्जी 256 हो तो वो इतनी लार्ज है कि रोटेशन नहीं हो पा रही। ठीक है, और ये एनर्जी क्या है, सराउंडिंग्स, नॉट फ्रॉम सराउंडिंग्स, और इसको हम सराउंडिंग से भी नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सी जो बॉन्ड है, ठीक है, उसकी रोटेशन जो उसके आसपास जो रोटेशन हो रही है वो क्या हो गई है, रिस्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट हो गई है, जिसकी वजह से सी डबल बॉन्ड सी अगर ये डार्क है तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गई है। रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये यहाँ पर जो है हमारे पास ये फिक्स्ड है पोजीशन, कार्बन फिक्स्ड पोजीशन, तो यहाँ पर कार्बन की फिक्स्ड पोजीशन हो गई है। तो बट इससे क्या होता है, यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो बेसिकली दो टाइप का नज़र आता है, सिस और ट्रांस। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नज़र आता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए ए बी बी। अगर तो क्या हो, कार्बन के एक तरफ बी लगा, ए लगा हुआ और दूसरे कार्बन पे भी ऊपर की साइड सेम लगे हुए हैं, अगर ये सेम हो तो हम उसको सिस आइसोमर बोल देते हैं। और अगर दोनों कार्बन के ऑपोजिट साइड पे सेम ग्रुप लगे हों, जैसे अगर ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर और सेकंड कार्बन के नीचे ऑपोजिट साइन लगा हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं ब्यूटीन की, तो सिस ब्यूट 2 इन, ये कौन सा है, ये 2 कार्बन और यहाँ पर CH3H, तो आप देखो दोनों ऊपर की साइड लगे हैं सेम और सेम नीचे की साइड लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। ये हमारे पास क्या है, ट्रांस ब्यूट 2 इन। तो ट्रांस और सिस के बारे में आपको पता लग गया है। ठीक है, इसके बाद बारी क्या आती है, अब हम क्या करेंगे, नेसेसरी कंडीशंस, कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे रोटेशन जो होगी, रोटेशन अराउंड बॉन्ड, जो रोटेशन है वो क्या होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्ट मतलब नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ द एटम्स और ग्रुप of atoms attached
on each atom whose rotation is restricted should be different। ठीक है, अब ये सेकंड बात क्या बोल रहे हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर ये क्या था, ये सिंपल एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम है CH3, इतनी बात समझ आ गई। तो आपको क्या देखना चाहिए, नेचर ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच ऑन ईच एटम हुज रोटेशन इज शुड बी डिफरेंट। तो अब ये देखो कि यहाँ पर इस कार्बन पे ये CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है। दोनों ही कार्बन पर अगर यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है। सिमिलरली ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट होंगे तभी आप उसके अंदर सिस और ट्रांस ढूंढ पाएंगे, अदरवाइज वो सेम एक ही प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। अब उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि वाई ब्यूट वन इन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वाई बिट वन इन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले बिट वन इन का स्ट्रक्चर बनाइए। तो हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया बिट वन इन का। अब आप इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे स्पेटियल अरेंजमेंट उसकी 3 डायमेंशनली बनाने की सोचिए। CH2 CH2 CH3 ये सारा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हमने बीच में लेना है ना, ठीक है। अब आप ये हमने बना दिया। अब आप खुद से देखिए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, ये आपस में तो डिफरेंट है, बट ये क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए ये नहीं बना सकता ब्यूट वन इन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन क्या आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी properties of geometrical isomers, taking suitable examples। मतलब हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है, हमने एग्जाम्पल दिखा के सुटेबल एग्जाम्पल डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो डिस्टिंग्विश भी होती रहें, ठीक है। तो कैसे, जैसे अगर मैं बात करूँ ये, ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर कर रही हूँ कि यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन। अब आप देखो ये आपस में डिफरेंट है, ये भी आपस में डिफरेंट है, तो आइसोमेरिज्म तो शो करेगा, ठीक है। ये मैंने बना दिया, इसका मैं ट्रांसफॉर्म, ये हमारे पास क्या है, सिस फॉर्म, सिस। अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्म बनाऊँ तो कुछ ऐसी बन जाएगी, ये ट्रांसफॉर्म। और हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म नहीं होती मैम ये ट्रांसफॉर्म होती है, ऐसा नहीं है। देखना क्या है कि दोनों कार्बन के ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम सेम लगे हों, वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है। तो अगर मैं ये बना दूँ यहाँ पर Cl Cl H H, तो ये सिस फॉर्म है और ये मेरे पास क्या है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये ट्रांस आइसोमर सिस आइसोमर। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो डाइपोल ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है, और यहाँ डाइपोल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कैंसल आउट हो रहा है। तो ये बेसिकली ये जो हमारा ट्रांस प्रोडक्ट जो होता है वो लेस पोलर होता है और ये हमारे पास मोर पोलर होता है। पोलर वो होते हैं जो डिज़ोल्व इन वाटर होते हैं, डिज़ोल्व इन वाटर। तो कहने का मतलब सिस ज़्यादा डिज़ोल्व होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रांस। तो यहाँ पर अगर मैं सिस की बात करूँ, सिस क्या होता है, मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, और हाई बॉइलिंग पॉइंट जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके लो मेल्टिंग पॉइंट, उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। अगर मैं ट्रांस की बात करूँ, इसका ऑपोजिट ले लो, लेस सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, लेस बॉइलिंग पॉइंट
मोर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो आइसोमेरिज्म तक ख़त्म होता है, ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशन और स्ट्रक्चर हो चुका था। अब एक बात रह जाती है पोलर सॉल्वेंट। कुछ बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन होएगी। देखो एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं पानी लेती हूँ, ये पानी है, H2O पानी होता है, और एक मैं लेती हूँ किरोसिन। किरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल। ठीक है, अब किरोसिन को पानी के अंदर मिक्स करो, नहीं घुलेगा। ठीक है, अगर एग्जांपल हूँ, अगर पानी के अंदर मैं ऑयल को मिक्स करूँ, मिक्स नहीं हो, नॉट मिक्स, तो मिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि और अगर मैं पानी के साथ अगर मैं मिल्क को ऐड करूँ तो ये क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? देखो, जो मिल्क है वो जो है वो पोलर है। ठीक है, ऑयल, किरोसिन, अगर बटर की बात करूँ, ये सारे क्या है जो पानी के ऊपर तैरते हैं, ये है नॉन पोलर। ठीक, तो पोलर वो होते हैं जैसे पानी, जो पानी के अंदर मिक्स हो जाए उसको हम पोलर बोलते हैं, और जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम नॉन पोलर बोलते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।